नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरीश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं भारत की भूगोलिक संरचना में उसके भौतिक स्वरूप के बारे में बताने जा रहा हूं। आप शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हल करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं भारत की भूगोलिक संरचना के बारे में। भारत की भूगोलिक संरचना किसी भी देश की भूगोलिक संरचना को जानने के लिए हमको वहाँ के पर्वत पठार एवं मैदान के उत्पत्ति एवं विशेषता के बारे में जानना आवश्यक है। भारत में जैसे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन कालीन कैम्ब्रियन युगीन चट्टान से लेकर वर्तमान जो है क्वाटरनरी युग की चट्टान तक पाई जाती हैं और इनके विशेषताओं के आधार पर भारत को अलग अलग मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण भूगर्भिक संरचना प्रदेश में बांटते हैं। भारत को बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्माण हुआ है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस आदि खनिज की प्रधानता पाई जाती है। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है गोंडवाना लैंड के विखंडन के समय जो है कुछ क्षेत्रों में दरार हुई और उस दरार के कारण हम लोग देखते हैं कई नदियाँ उन दरार से होकर बहती हैं और इन नदियों के द्वारा भंस घाटी से होकर बहती हैं, गाल से होकर बहती हैं। ये जैसे प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली जैसे नर्मदा नदी है, यहाँ पर ताप्ती नदी है। ये नदियाँ क्या करती हैं, गौर से होकर बहती हैं और रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलने वाली नदियाँ जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए गंगा नदी में मिलती है और अपने मार्ग में यह भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये भ्रंश घाटी का निर्माण मुख्यतः गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण जो दरार उत्पन्न हुए उनके कारण ये निर्माण हुआ है और आज ये नदियाँ वहाँ से होकर बहती हैं। ये जो है हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का बहुत ही प्राचीन भूखंड है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे विभिन्न प्रकार के भूगर्भिक हलचल का यहाँ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो शीर्ष है जो ऊपरी भाग है इसका आधार है। जैसे अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में स्थित जैसे हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत, पश्चिम में स्थित अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में स्थित हम लोग देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया एवं मिकिर की पहाड़ियाँ तक ये विस्तृत है। जयंतिया एवं मिकिर की पहाड़ी तक पूर्वोत्तर भारत में विस्तृत है और इसका आधार जो है उत्तर की ओर अधिक चौड़ा होने का आधार उत्तर की ओर है तथा दक्षिण की ओर इसका जो है शीर्ष कम चौड़ा होने का दक्षिण की ओर शीर्ष है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है त्रिभुजाकार है और दक्षिण की ओर चौड़ा कम है। इस प्रकार से देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार क्या है, त्रिभुज के आकार में हमारा विस्तृत है। और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जो है कई पर्वत एवं पठार श्रृंखलाएं हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे बुंदेलखंड का पठार है, सतपुड़ा की श्रेणी है, विंध्याचल की श्रेणी है और उसके बाद मैकाल का पठार है। तो ये कई पठार हैं। उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार जो है छोटा नागपुर पठार है विश्व के जो महत्वपूर्ण जैसे रूर घाटी से इसका तुलना किया जाता है क्योंकि रूर प्रदेश जो है जर्मनी का एक रूर घाटी क्षेत्र है जहाँ पर खनिज पदार्थ की अधिक पाया जाता है खनिज पदार्थ, जिस कारण से जो छोटा नागपुर पठार को रूर घाटी से तुलना किया जाता है। और उसके आगे जाते हैं तो फिर हम लोग का गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमवार हम लोग आते हैं पूर्वी तट के सहारे। तो यहाँ पर हम लोग का है उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी पर्वत भी है क्या है हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। फिर नीचे आते हैं तो हम लोग का पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में भी हम लोग देखते हैं कि जो है भूगर्भिक हलचल का उतना असर नहीं दिखता है। उसके बाद पश्चिम की ओर आते हैं जैसे कन्याकुमारी से उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो पहले हम लोग को आता है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत का ऊंची चोटी है। यहाँ पर और भी पर्वत हैं जैसे अन्नामलाई, अन्नामुदी और नीलगिरी पर्वत का ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। फिर उत्तर की ओर आते हैं तो ये है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। फिर उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर कठियावाड़ जो है यहाँ पर भी एक पर्वत पाया जाता है। कठियावाड़ जो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है।
तो इस प्रकार से ये जो है हमारा लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है प्रायद्वीपीय पठार, और इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यह लगभग भारत के आधा भाग को घेरे हुए है। ठीक है। दूसरा अब हम लोग देखते हैं जो भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण जो हम लोग का प्रदेश है, दूसरा है हम लोग का उत्तरी पर्वत, यानी उत्तर में जैसे हम लोग देखते हैं भारत के उत्तर में पश्चिम में जैसे सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी से लेकर पूर्व में स्थित जैसे हम लोग का पश्चिम से बहते हुए गंगा नदी आती, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है हम लोग का लगभग 2500 किलोमीटर तक सिंधु नदी से लेकर, ये जो पश्चिम में थी सिंधु नदी से लेकर पूर्व में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये जो लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में हाफ सर्कल यानी वक्राकार के रूप में जो फैला हुआ विशाल पर्वत है उसको कहते हैं हिमालय पर्वत या उत्तर का विशाल पर्वत कहते हैं। ये उत्तर का विशाल पर्वत जो है जहाँ पर अभी वर्तमान समय में हिमालय पर्वत स्थित है, यहाँ पर पहले एक टेथिस सागर था, एक भूषण नदी था, भूषण नदी का नाम था टेथिस सागर, और टेथिस सागर जो है जैसे ये जो विशाल भूषण नदी था इसको कहते हैं टेथिस सागर। और टेथिस सागर के उत्तर का जो भाग है, उत्तर का जो विस्तृत क्षेत्र है इसको कहते हैं अंगारा लैंड, और टेथिस सागर के जो दक्षिण में स्थित भूखंड है इसको कहते हैं इसको गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड है और ये उत्तर की ओर जो है हमारा अंगारा लैंड, ये जो है जैसे मेसोजोइक कल्प में आज से लगभग जो हम लोग देखते हैं 20 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो है हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हुआ। उस समय क्या है कि हम लोग देखते हैं गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर सरका इस प्रकार से इधर, और अंगारा लैंड दक्षिण की ओर इस प्रकार से दक्षिण की ओर आया। दोनों के बीच क्या हुआ, टकराव हुआ, और उस टकराव होने के कारण जो है यहाँ पर जो भी अवसाद था भूषण नदी में, जो भी अवसाद थे ये क्या हुआ, उत्थान हुआ, उसका उभार हुआ, और इस प्रकार से हम लोग का हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये जो है हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये उत्थान जो हुआ है ये 3 प्रकार का उत्थान हुआ है। ठीक है, तीन उत्थान हुआ, और 3 उत्थान के कारण हिमालय पर्वत में 3 चोटियों का निर्माण हुआ, 3 श्रेणी का निर्माण हुआ है। एक है महान हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक। ये शिवालिक जो है हिमालय पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जैसे कि जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है ये हम लोग का जैसे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से भी ये प्रमाणित होता है। ये भारत जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर स्थित है, और ये भारत जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये उत्तर की ओर गतिशील है, और भारत के उत्तर में जैसे यूरेशियन प्लेट स्थित है ये दक्षिण की ओर गतिशील है। तो ये दोनों प्लेट जो है जब आपस में यहाँ पर हिमालय पर्वत के पास एक दूसरे से टकरा गए हैं, टकराने के क्रम में क्या हुआ है कि हिमालय पर्वत का है यहाँ पर उत्थान हुआ है, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटी है, जिसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर, और दूसरी ऊंची चोटी है जैसे कंचनजंगा, और इसका ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का विश्व की ऊंची चोटियां हैं। यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराव के कारण ये इन चोटियों में अभी भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और हम लोग देखते हैं जैसे 8,848 में वर्तमान समय बहुत सारे मैगजीन में, बहुत सारे पुस्तक में इसका प्रमाण मिलता है कि ये हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका ऊँचाई में वृद्धि हो रहा है, यानी अभी वर्तमान समय में इसका ऊंचाई है 8,852 मीटर तक। तो ये है हमारा हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है, और इसका निर्माण जो है मेसोजोइक कल्प में हुआ है, और यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, भूगर्भिक संरचना है। अब हम लोग आते हैं भारत का तीसरा जो महत्वपूर्ण भूगर्भिक संरचना है, इसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन। ठीक है, तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। यह भी क्या है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में उसके समानांतर लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, और इसका औसत चौड़ाई में 400 किलोमीटर है।
तथा ये जो मैदान का निर्माण हुआ है, जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, जैसे गंगा नदी, उसकी सहायक नदी जमुना नदी, या फिर और भी नदियाँ हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंधु नदी है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन नदियों के द्वारा, ये बड़ी नदियों के द्वारा तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है, और इस मैदान को जलोढ़ मैदान कहते हैं। और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह विश्व के महान मैदानों में गिना जाता है। और यहाँ पर जो है उपजाऊ मिट्टी होने के कारण, मृदा अधिक उपजाऊ होने के कारण वर्ष में कई फसल प्राप्त करते हैं, और जिस कारण से इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक दृष्टि से जो गंगा का जो मैदान है, यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसको कई वर्गों में बांटा जाता है, जैसे खादर, बांगर, भाबर, तराई। खादर जो होता है, जो जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदियों के द्वारा नवीन मृदा का निक्षेप होता है, और बांगर में क्या होता है, कई वर्षों में एक बार क्या होता है, नए नए अवसाद का निक्षेपण होता है। और भाबर होता है जहाँ पर जैसे हम लोग दलदल क्षेत्र, जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो उसका वेग कम होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, दलदल क्षेत्र का निर्माण होता है और संकीर्ण मैदान होता है। उसके बाद एक है तराई। तराई में हम लोग देखते हैं उबड़ खाबड़ जो कंकड़ पत्थर हैं उसका जमाव होता है, और तराई से बहते हुए नदियाँ जो होती हैं वो हम लोग का विलुप्त हो जाते हैं और आगे जाकर के पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो ये मैदान जो है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है आज से लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व। और आज भी हम लोग देखते हैं उस मैदान का जो है, उत्तर के विशाल मैदान का उपजाऊ क्षमता अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि क्रियाकलाप अधिक होता है। तो ये है हमारा जो है भारत का भौगोलिक संरचना, इसको 3 वर्गों में बांटते हैं। अब हम लोग आते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत का आकार विशाल होने के कारण हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार एवं मैदान का विस्तार पाया जाता है। जैसे कुल क्षेत्रफल के हम लोग देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल के हम लोग जो है कुल क्षेत्रफल के जैसे हम लोग देखते हैं, पहला जो है हम लोग पर्वत। कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग में पर्वत पाया जाता है। उसके बाद है पहाड़। कुल क्षेत्रफल के जैसे हम लोग देखते हैं 18.6% भाग में पहाड़ पाया जाता है, पहाड़ का विस्तार है। और भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं पठार। पठार का विस्तार जो है 27.7% भाग में हम लोग का पठार का विस्तार है। और चौथा जो है हम लोग का मैदान। मैदान का विस्तार जो है कुल क्षेत्रफल के 43% भाग में मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का दिखता है विश्व में जो है, विश्व का सर्वाधिक जो है मैदान का विस्तार, सर्वाधिक क्षेत्रफल में मैदान का विस्तार भारत में पाया जाता है। ये जैसे भारत में पाया जाता है, ठीक है। ये 100% है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं ये 10% भाग में हम लोग का क्या है, 10% भाग ये है पर्वत। 18.7% भाग में है पहाड़। और 27.6% भाग में क्या है हम लोग का पठार है। और ये 43% भाग में क्या है, मैदान है। तो ये भारत में हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं पर्वत, पठार एवं मैदान का विस्तार अलग अलग मात्रा में है, अलग अलग प्रतिशत में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं किसी स्थान की भू-आकृतिक जो संरचना है, संरचना, विकास एवं उसके अवस्था का जो परिणाम है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक प्रदेश या भू-आकृति। तो भारत को हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो विशेषता, अलग अलग विशेषता के आधार पर भारत को कई भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है हम लोग का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश,
प्रदेश नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। और दूसरा है हम लोग का उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन। उसके बाद तीसरा में आता है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश पेनिसुलर प्लेटू रीजन, यह है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा में नेक्स्ट हम लोग का है ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो है इसके पूर्व एवं पश्चिम को संकीर्ण पट्टी के रूप में मैदान का विस्तार है, जिसको कहते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। उसके बाद पांचवा में हम लोग का है जो है द्वीप समूह, द्वीप समूह आइलैंड, द्वीप समूह यानी आइलैंड, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ अरब सागर में स्थित द्वीप हैं और यहाँ पर हम लोग का बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं। दोनों ही सागरों में हम लोग देखते हैं कि द्वीप पाया जाता है, द्वीप स्थित है। और छठा जो है हम लोग का मरुस्थलीय प्रदेश, भारत के पश्चिम में जैसे राजस्थान में क्या होता है मरुस्थल, थार में उष्ण मरुस्थल का विस्तार है। और मरुस्थलीय प्रदेश डिजर्ट रीजन, मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो है अलग अलग भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित किया जाता है। भारत को मुख्यतः 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग का आता है जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न जो है माउंटेन रीजन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यहाँ पर स्थित है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये जो है हम लोग का भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तर में जैसे हम लोग देख रहे हैं भारत के पश्चिम में जैसे जम्मू कश्मीर में क्या है कि सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी से लेकर हम लोग का ये नामचा बरवा तक, नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो सिंधु नदी से लेकर नामचा बरवा तक जो है हम लोग का हाफ सर्कल में यानी अर्धचंद्राकार या वक्राकार रूप में जो विस्तृत है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में। इसका लंबाई कितना है लगभग 2500 किलोमीटर। तो ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में तथा 150 से 400 किलोमीटर की औसत चौड़ाई, यहाँ से यहाँ के बीच का जो है चौड़ाई है 150 से 400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत जो विशाल पर्वतमाला है उसको कहते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है जिससे जो है यह बलित मोरदार पर्वत है और ये इसका निर्माण मेसोजोइक कल्प में हुआ है। तो हिमालय पर्वत में देखते हैं कि ऊंचाई के आधार पर या भौगोलिक दृष्टि से इसको भी कई भागों में बांटा जाता है, कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है जैसे इसको एक है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय या शिवालिक। तो इस प्रकार से इसको भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत है विश्व की ऊंची चोटियों में से एक है। यहाँ पर देखते हैं कि विश्व की लगभग 20 चोटियों में 19 चोटियाँ यहीं पर स्थित हैं। तो यह हिमालय का महत्वपूर्ण जो है विश्व का महत्वपूर्ण एक पर्वत है। उसके बाद देखते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम लोग का यह भारत के प्रहरी के रूप में खड़ा है, क्योंकि दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जो अरब सागर से मानसून की शाखा उत्पन्न होकर के जाती है उसको यहाँ पर हिमालय पर्वत अवरोध यानी रोकने का काम करता है। और रोकने के कारण यहाँ पर क्या होता है भारत में वर्षा होती है और फिर मध्य एशिया से बहुत से शीत हवाएं आती हैं, जो शीत लहर चलता है उन हवाओं को भी यहाँ आने से रोकती है यानी हमको सर्द हवाओं से भी बचाता है। और एक चीज़ है जैसे यहाँ जो हमारा हिमालय पर्वत स्थित है यह हम लोग का प्रहरी का काम करता है, सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। क्योंकि देखते हैं कि कोई भारत के इतिहास में देखते हैं कि कोई भी जो आक्रमण हुआ है उत्तरी क्षेत्र से होकर एक भी आक्रमण नहीं हुआ है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण है हम लोग का भौतिक प्रदेश में उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का विशाल मैदान है। हिमालय के दक्षिण में हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में, ये जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में एवं जो है लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में जो विस्तृत है इसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और इस मैदान का निर्माण हुआ है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियों के सहायक, बड़ी नदियां एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। तो यह मैदान क्या है जलोढ़ मैदान है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर
कई प्रकार के जो हैं मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम लोग का है जैसे अगला महत्वपूर्ण है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, यह त्रिभुज के आकार में विस्तृत है और यह भारत का बहुत ही प्राचीन भूखंड है। यहाँ पर भूगर्भिक हलचल का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है और यहाँ पर जैसे गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है और गोंडवाना लैंड जब टूट रहा था उसके विखंडन के कारण क्या है कि बहुत क्षेत्र में क्या है दरार पाई जाती है, दरार उत्पन्न हुई है और इन दरार से होकर क्या होती है नदियाँ बहती है, यानी भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। तो इसका जो है उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है तथा दक्षिण की ओर आते आते इसका चौड़ाई क्या है कम हो रहा है, यानी इसका आधार उत्तर की ओर तथा शीर्ष है दक्षिण की ओर। इस पर्वत में बहुत ही प्राचीन भूखंड पाया जाता है, मैंने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत बहुत ही प्राचीन पर्वत स्थित हैं आते हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में स्थित हम लोग हैं, यहाँ गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर आदि की पहाड़ियाँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं और यह भारत का वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर। इस ये का जो है हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 14 लाख वर्ग किलोमीटर और यह लगभग भारत का आधा हिस्सा को घेरे हुए है। ठीक है, अब आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर तथा प्रायद्वीपीय पठार से पश्चिम की ओर दोनों ही क्षेत्रों में जो है जिसे हम लोग सागरीय तरंग के अपरदन के द्वारा या फिर प्रायद्वीपीय भारत की बहने वाली नदियों के द्वारा जो है मैदान का निर्माण हुआ है उसको तटीय मैदान कहते हैं। और जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय जो है हम लोग देखते हैं कि तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। ये जो है जैसे हम लोग का पूर्वी घाट पर्वत से पूर्व की ओर आते हैं, पूर्वी घाट से पर्वत से पूर्व की ओर, तो इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। और प्रायद्वीपीय भारत जो है ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत से पश्चिम की ओर ये जो मैदान है इसको कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान। तो ये जो है पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिम तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान जो है अधिक चौड़ा है क्योंकि जो है बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट जो पर्वत है वो दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी है। दूरी होने के कारण यहाँ जो है पूर्वी तटीय मैदान का चौड़ाई अधिक है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान जो है पश्चिमी घाट पर्वत अरब सागर से सटा हुआ है। अधिक सटा होने के कारण यहाँ पर मैदान का जो विस्तार पाया जाता है बहुत ही पतला है, लगभग 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में। और इसका प्रमुख विशेषता है कि यह दोनों ही मैदान जो है समुद्री तरंगों के अपरदन के द्वारा हुआ है और यह भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग का दिखता है कि जैसे प्रायद्वीपीय पठार से आवागमन के लिए थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट 3 दर्रा है और तीन दर्रा के द्वारा ही क्या होता है कि यहाँ से जो है पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित लोगों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित लोगों तक आवागमन सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये 3 दर्रा है, ये ऊपर में है हम लोग का थाल घाट, पाल घाट और ये भोर घाट। ठीक है, 3 दर्रा हैं। अब अगला हम लोग का जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह, आइलैंड। भारत में देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी द्वीप स्थित है तथा अरब सागर में भी द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो है उसको कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है भारत के मुख्य भूमि के टूटने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। और ये जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण द्वीप है, जैसे ये अरब सागर में स्थित द्वीप है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है परवाल भित्ति के द्वारा। परवाल भित्ति जो होता है समुद्र के अंदर जो है पाया जाने वाला एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। वह सूक्ष्म जीव किसी चबूतरा के ऊपर या उठे हुए भाग के ऊपर जैसे समुद्र के अंदर घरौंदा बनाते हैं, जैसे हम लोग मधुमक्खी का छत्ता बनाता है उसी प्रकार से घरौंदा बनाते हैं और उसके ऊपर एक के ऊपर एक घरौंदा बनते जाता है। एक जीव मरता है तो उसके ऊपर फिर दूसरा जीव, इस प्रकार से इसी क्रम में क्या होता है कि यहाँ पर एक उभार आ जाता है और जो है सागर तल से ऊंचा उठा क्षेत्र बन जाता है और इस प्रकार से निर्मित होने वाले द्वीप को परवाल भित्ति निर्मित द्वीप कहते हैं।
तो ये लक्षद्वीप समूह है हम लोग का, उसी प्रकार से बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह से ये प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित है। तो ये है हमारा जो है भारत के स्थित द्वीप। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर वर्षण की अपेक्षा बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, यानी वहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं मरुस्थल। तो भारत के पश्चिम में स्थित जो है थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वर्षा बहुत ही कम होती है, जिस कारण से वनस्पति एवं जो है जिससे वनस्पति एवं घास या अन्य जीव जंतु कम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है बालू का विस्तार अधिक है और इस कारण से कृषि क्रिया कम होती है। और उसके अलावा दूसरा एक जैसे भारत का मरुस्थलीय प्रदेश है लेह लद्दाख में, यहाँ पर तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ पर हम लोग का सालों भर -0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान रहता है, और तापमान नीचे रहने के कारण वहाँ पर सालों भर बर्फ से ढका रहता है, और इस कारण से भी वहाँ पर भी जनजीवन प्रभावित रहता है, और वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं किसी प्रकार का कृषि या अन्य क्रियाकलाप नहीं होती है। तो इस प्रकार से भारत में मरुस्थल कितने प्रकार के हुए? 2 मरुस्थल, एक है उष्ण मरुस्थल जो थार मरुस्थल हुआ, और दूसरा जो है शीत मरुस्थल जो लेह लद्दाख यानी द्रास में स्थित है। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश भारत के क्या है? प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं। तो ये जो है इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश। इसको समझने में आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग अलग जो है भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश को अलग अलग कैसे वर्णन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।